वेलकम मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री की क्लास, विशेषकर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन और विशेषकर मॉडर्न इंडिया से लगभग अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से तो 5 मॉडर्न इंडिया से होंगे, 5 जो है बाकी हिस्ट्री से मेडुअल और एंशिएंट से होंगे। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत इसमें हम कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? आधुनिक भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत उत्तरकालीन मुगल शासक से शुरू कर रहे हैं और ये पूरा जो है 1947 आज़ादी तक ये कंटिन्यू करेंगे। उत्तरकालीन मुगल शासकों की अगर बात किया जाए या उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जो आपके इंडिया को मध्यकाल से आधुनिक काल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़रूरी थी, वो घटनाएं कब घटी? वो आपके मुगल काल में घटनी शुरू हो गई थी अकबर के बाद और धीरे धीरे घटती रही। हम जानते हैं कि भारत मध्यकाल में एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हो गया था, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी अन्य देशों से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। इकोनॉमी बहुत कनेक्ट करने की मेन स्रोत व्यापारी होते हैं इकोनॉमी। उसके साथ व्यापारियों के साथ क्या जाता है? तकनीक जाती है, लोग जाते हैं, लेबर वर्ग जाता है, बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान होता है और तकनीक का, शासन प्रशासन का, सबका अपग्रेडेशन होता रहता है, वैश्विक तालमेल बना रहता है। लेकिन मध्यकाल में हम जानते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी बंद हो गई थी और छिटपुट शासकों ने बहुत थोड़े प्रयास किए विदेश व्यापार बढ़ाने के। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम किस ट्रांसफार्म हुआ मध्यकाल में से आधुनिक भारत में, ये कैसे या किस रूप में महत्वपूर्ण है। विश्व हम उसमें जाने, ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी? 1600 ईस्वी में। और भारत में क्या स्थिति थी उस समय? भारत में अकबर का शासन था, मुगल काल चल रहा था। अब सोच सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और पूरे विश्व में उसने जो है धीरे धीरे, और यही नहीं, यूरोप की डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तमाम सारी कंपनियों, हर यूरोपीय उसके अलग विषय में हम बताएंगे। तमाम सारी विदेश यूरोपीय कंपनियों ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय भारत में एक जड़ता की स्थिति बनी हुई थी और यही जड़ता की स्थिति ने भारत को आगे बढ़ने से रोका। और जब विदेशी कंपनियां आईं तो उन्होंने धीरे धीरे इनकी अज्ञानता का लाभ उठाया। यहाँ के जो वैमनस्य था, जैसे आपस में लड़ाई या व्यापारिक अवनति, बहुत तमाम सारी हर चीज़ अवनति थी हर जगह, मतलब एक तरह से विकास रुका हुआ था। तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और एक गति प्रदान किया, लेकिन वो गति थी उनके अपने हित में। अगर हमें जाना है लखनऊ, हम चले गए गोरखपुर की तरफ, तो फिर पहुँचेंगे कभी नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि जो धन एक्युमुलेशन या धन का संग्रहण भारत में होना था, वो धन का संग्रहण किधर होने लगा? भारत के धन से यहाँ से इकट्ठा करके, व्यापार करके वो सीधे संग्रहण होने लगा। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इनमें अंग्रेज़ों की इस प्रोसेस में उत्तरकालीन मुगल शासकों ने भी, और बाद में जो भारत में जो छोटे छोटे राज्य बने, चूँकि मुगल कमज़ोर हो गए तो हर सामंतों ने अपने अपने राज्य बना लिए। तो उन शासकों ने अपने अपने स्थान स्थापित किए, अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए और आपस में लड़ाई की, अपने देश को कमज़ोर किया और भारत में अंग्रेज़ों की स्थापना या विदेशी कंपनियों की स्थापना, विदेशी राज्य की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया। अब जो घटनाएं उत्तरकालीन मुगल शासन काल में, मुगल शासक कौन थे ये हम देख लेते हैं, और उसमें कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, इसको मुख्य क्षेत्रीय राज्य, उसको भी हम देखते हैं। तो उत्तरकालीन मुगल शासकों की बात करें तो सबसे पहला, अगर औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है की मृत्यु। उसके बाद होता है उत्तराधिकार के लिए युद्ध। ठीक, अब उत्तराधिकार की लड़ाई में बहादुर शाह द्वितीय विजयी होता है। बहादुर शाह द्वितीय, ये बहुत समय तक लेकिन नहीं रह पाता, 67 साल की उम्र में बना था, साहिब एकबर इसे कहा जाता था। इस उम्र में ये मतलब एक तरह समझौतावादी नीति ही अपनाता रहा, या तो इसकी कमजोरी कह दीजिए, उम्र कह दीजिए, या अब इसको कोई नहीं कह सकता है। लेकिन 67 साल की उम्र में इसमें वो उत्साह नहीं था जो एक शासक में या राज्य बचाने वाले शासक में होना चाहिए था।
तो ये चीज़ इसमें नहीं थी। इसने जो है 1707 से 1712 तक राज्य किया। इसके बाद दूसरा शासक हुआ जहांदार शाह। इनके बाद आया जहांदार शाह। इसने 1712 से 1713 तक 1 साल लगभग 7-8 महीने राज्य किया। और इसके बाद समय आता है फर्रुखसियर का। सैयद बंधु हुसैन अली और सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधुओं ने किंग मेकर की भूमिका निभाई और इनको हटा करके, जहांदार शाह को हटा करके किसको बनाया? फर्रुखसियर को मार दिया उसको। फर्रुखसियर मुगल, जब मुगल में हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक हुआ ईस्वी तक। और 1719 में ही चौथा रफ़ी-उद-दारजात 2 शासक हुए, रफ़ी-उद-दारजात और रफ़ी-उद-दौला। ये दोनों जल्दी जल्दी मर गए और इनका समय ही 1719 ईस्वी में, कुछ महीने के अंतर पे दोनों मर गए। ठीक, फिर 5वां हो गया। छठा शासक यहाँ पर हुआ, ये उत्तरकालीन मुगल शासक 1707 में मरने के बाद की स्थिति है ये। और छठा शासक हुआ ये कौन सा हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। इसी समय जो है सैयद बंधुओं का पतन होता है और मोहम्मद शाह रंगीला ये बनता है शासक। ये 1719 से 17, लंबा शासनकाल था, 48। अब इसको, ये सारे शासक ऐसे ही थे कि ये एक बेस्या के चक्कर में पड़ा हुआ था। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये दोनों ऐसे ही मर गए थे, बच्चे थे, उनको शासक बना दिया गया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसका नाम ही रंगीला था। महीनों महीनों ये अपने हरम में पड़ा रहता था, इसे कोई मतलब ही नहीं था। तो 1719 से 1748 तक इसका शासन था। इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई जो साम्राज्य को धराशायी भी की और अंग्रेज़ों के मार्ग को प्रशस्त भी किया। इसके बाद हम पूरा नोट कर लें, फिर बताते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। फिर 7वें नंबर का जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला के बाद 48 से 54 तक, ये अहमद शाह था। कौन था? 1748 से 54 ईस्वी। ठीक, और अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। ये भी क्रम कभी भी पूछ लिया जाता है। आलमगीर द्वितीय था। इसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक। फिर शाह आलम द्वितीय हुआ। शाह आलम द्वितीय ये हुआ 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसे रूहिला सरदार ने इसकी आंखें फोड़ दी थी, बाद में हत्या कर दी। और 11वां शासक जो हुआ वो हुआ अकबर द्वितीय। कौन हुआ? अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल 1806 से 1839 तक रहा। 1837 तक रहा इसका शासनकाल। और फिर उसके बाद अंतिम मुगल शासक जो हुआ बहादुर शाह जफर। ये कब तक रहा? 1837 से 1857 तक। 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम जब होता है तो इसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए कुछ घटनाएं हुई थी इस बीच में जो देश के लिए बहुत अहितकारी हुई। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक था। इसी समय 1739 में एक आक्रांता था नादिर शाह। ये नादिर शाह आता। कौन आता है? नादिर शाह। और इसने पूरे देश को लूटा, दिल्ली को लूटा, 70 करोड़ की संपत्ति और तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। तख्ते ताउस और प्लस कोहिनूर हीरा भी ये ले गया। कोहिनूर हीरा ये उठा ले गया अपने साथ। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ले गया और इसने मारा दिल्ली को तहस नहस कर दिया, धराशायी कर दिया, औंधे मुंह गिरा दिया। और दिल्ली इसके बाद पुनः संभलने की स्थिति में पहले भी नहीं थी, अब और इसकी स्थिति खराब हो गई। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये घटनाएं होती हैं। 1739 में इस घटना के बाद ये एक्चुअल में
इस घटना ने दो काम किए। एक तो मुगल साम्राज्य की पोल खोल दी, और इसमें भूमिका निभाई थी अवध के शासक शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने। इसने चुगली कर दी नादिर शाह से कि यहाँ पर बहुत संपत्ति है और लूटेंगे अपने क्या कह सकते चापलूसी में, तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो चापलूसी में उन्होंने बोल दिया कि भाई बहुत संपत्ति यहाँ मिलेगी, आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी, करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। जितना बताया था उससे ज़्यादा मिला, लेकिन उसे लगा कम मिलेगा तो नादिर शाह मुझे मार देगा, तो उसने आत्महत्या भी कर ली। अब इतनी बुरी हाल हो गई, आत्महत्या उसे करना पड़ गया। और इसी दौरान कुछ सैनिकों को दिल्ली वासियों ने मार दिया, तो उसने पूरे कत्लेआम भी किया दिल्ली में। बहुत सारी घटनाएं इस तरह से होती हैं। 39 में नादिर शाह चला गया। फिर 1761 में एक और घटना होती है। अब यहाँ इस शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अब देखिए 1739 में धराशायी हो गया, ये हो गया कमज़ोर। जो शक्तियाँ उभर रही थी, अभी शक्तियों के बारे में बताते हैं, जो शक्तियाँ आपस में उभर रही थी उनमें मराठे पहले से, चूँकि शिवाजी ने एक अच्छी नींव स्थापित कर दी थी मराठों की, तो बहुत अच्छे सशक्त स्थिति में थे। अब इनके कमज़ोर होने से मुग़लों के, नादिर शाह ने दिखाई दिया था, तो शिवाजी या मराठा बहुत सशक्त हो गए। अब सशक्त होने की वजह से उनका अब जो वर्चस्व था, वो अपने आप मुग़ल दरबार को ही अपना संरक्षित समझने लगे। और जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, पानीपत की लड़ाई में युद्ध हुआ, तो उसमें मूलतः मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध था, ना कि मराठों और ना कि मुग़लों और अब्दाली के बीच। तो इस घटना ने, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे और अब्दाली लड़े, और मराठों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, और मराठे एकदम तहस नहस हो गया। हजारों मराठे मारे गए, सैनिक मारे गए। हर कोई ऐसा मराठा घर नहीं बचा जिसके घर से मृत्यु नहीं हुई। और मराठों ने सबसे लड़ के अपना, एक कह सकते हैं कि अपनी गुडविल ख़राब कर ली थी, इसलिए सहायता इसे नहीं मिली। मुग़लों से इनसे पहले ही 36 का आंकड़ा था। तो इस तरह की घटनाएँ हुई। और जो उभरती हुई शक्ति, पहले मुग़ल थे, मुग़लों को नादिर शाह ने धराशायी किया। मराठे उभर रहे थे देश में, थोड़ा सा वो संरक्षण देते, विदेशी कंपनियों से लड़ पाते, लेकिन उसको ये अहमद शाह अब्दाली ने धराशायी कर दिया। अब जब अहमद शाह अब्दाली ने धराशायी कर दिया, तो दोनों शक्तियाँ जो मेन थी वो तो चली गई। अब कंपनियाँ जो थी उनके मन में धीरे धीरे, या उनकी स्थिति ऐसी हो गई, कोई राजनीति में भी व्यापार तो कर ही रही थी, अब मनमाने व्यापार भी कर सकती थी, राजनीति में हस्तक्षेप भी कर सकती थी, क्षेत्रों को अधिग्रहण भी कर सकती थी, कब्जा कर सकती थी, छीन सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। और वो स्थितियाँ आने लगीं। आलमगीर द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय के काल में 1806 से 1837 तक, इसके समय में एक चीज़ और हुई, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा 1800 का होता, 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर इसके समय में कब्जा कर लिया, और 1811 में इसको राजधानी बना दी। 1811 में राजधानी। दो घटनाएं किसके काल में होती हैं? ये होती हैं शाह आलम द्वितीय के काल में। सॉरी, 1811 जो है ये तो इधर आ जाएगा। 1806 से अकबर द्वितीय काल में राजधानी बन जाती है यहाँ से, और 1806 यानी 17 दिल्ली पर कब्जा शाह आलम द्वितीय काल में, अकबर द्वितीय काल में राजधानी बन जाती है। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था 1837 से 1857 तक। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, तो अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, या कह सकते हैं महान स्वतंत्रता संग्राम जब होता है, तो उसमें इसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। कहाँ? रंगून निर्वासित। और मुग़ल का अंतिम रूप से, मुग़ल शासक का जो एक चेहरा था वो ख़त्म कर दिया जाता। ये थी उत्तरकालीन मुग़ल शासकों की बात। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय के बाद से ही स्थितियां खराब होने लगी, हम जानते हैं। तो अलग अलग शासक की कमज़ोर ऐसे नहीं हुए हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। उसमें पहला था अवध, बंगाल स्वतंत्र हुआ, हैदराबाद स्वतंत्र हुआ,
और इसके बाद रुहेलखंड अलग राज्य बना, भरतपुर में एक अलग राज्य बना, मराठे थे ही, मराठे पहले से थे। तो इस तरह से कई राज्य, जैसे अवध में शहादत खां, कर्नाटक अलग अलग राज्य बना, कर्नाटक एक अलग राज्य बना। तो अवध शहादत खां बुरहानुल मुल्क था, हानुल मुल्क ये था। इसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? अब यहाँ के शासक बादशाह ने दी, मुगल बादशाह ने दी थी। बंगाल में मुर्शीद कुली खां था, इसने अलग राज्य की स्थापना की। कौन था? मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद में चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जाह भी इसको कहते हैं, चिनकिलिच खां। और इसके अलावा रुहेलखंड में बंगस पठान, भरतपुर में चूरामन बदन सिंह ने राज्य स्थापित किया, जाट राज्य, चूरामन बदन सिंह, ये दोनों अलग अलग भाई थे। बदन सिंह ने जाट राज्य की स्थापना की। मराठे पहले से थे ही। कर्नाटक में सादुल्ला खां, सादुतुल्ला खां ने अलग राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से अलग अलग राज्य स्थापित हुए और इन राज्यों ने आपस में बाद के जो उत्तरकालीन मुगल शासकों का जो समय है, इनके आपसी वर्चस्व की भी लड़ाई है। अंग्रेज या विदेशी कंपनियों के कब्जा करने की लड़ाई है, इनके वर्चस्व की लड़ाई, इनके आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, इनके अपने राज्य विस्तार की लड़ाई है, इनके अपने अपने शासन प्रशासन की लड़ाई है और अंग्रेज़ों के साथ साथ विदेशी कंपनियों के प्रसार की भी लड़ाई है उत्तरकालीन मुगल शासक। और ये स्थिति तब तक चलती रही जब तक अंग्रेज़ों ने विदेशी कंपनियों को हरा करके इन राज्यों को समाप्त करके अलग एक अपनी मोनोपोली ने स्थापित कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब उस स्थिति में आ गई तो सारी समस्याएं खत्म हो गई और भारत का शोषण निर्बाध रूप से 1947 तक चलता रहा। 1947 में इनके स्वतंत्रता के बाद ये स्थिति जाके ख़त्म होती है। तो ये स्थिति उत्तरकालीन मुगल शासकों की थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।